हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और बैंकों के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया था, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा था, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या है और वर्तमान में करंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, सेशन कम्प्लीटली बैंकिंग बेस्ड रहने वाला है। बैंकिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। बैंकिंग के हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक पॉइंट के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बैंकिंग का जो पार्ट रहने वाला है, इसमें से जो वर्तमान में जो करंट इश्यू के अंदर इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो बैंकों का जो मर्जर जो किया गया है, वहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा सकते हैं। इसके अलावा बैंकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी आरबीआई के द्वारा, जैसे चाहे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो, उसके द्वारा जारी की गई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जब भी उसकी रिपोर्ट जब जारी होती है, हर 3 महीने के बाद जो उसकी रिपोर्ट जारी करने का काम किया जाता है, तो उसके आधार पर रेपो रेट किस प्रकार से तय की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि बैंक किस प्रकार से अपनी जीडीपी को इफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से बैंकों के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति के आम जीवन को प्रभावित करने का काम किया जा सकता है। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है, कंप्लीटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि बैंकों के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि बैंकों की अवधारणा क्या रही थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा था, इसके बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो अपनी रहने वाली है, वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में रहने वाली है, बैंकों के बारे में रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बैंकों का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक क्या रहे थे, बैंकों की अवधारणा कैसे ली गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, आपको इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास में क्या है, ठीक है, एक गोट है, उसके पास में क्या है, एक बकरी है। और उस सामने सेकंड तरफ से एक महिला, उस महिला के पास में क्या है, एक टोकरी है। उस टोकरी के अंदर क्या, कुछ आपके यहाँ पे कुछ फल हैं या मान के चलिए कुछ सब्जियां हैं, उस टाइप से इस टोकरी के अंदर डाला हुआ है। अब ये जो व्यक्ति है, इसके पास में जो बकरी है, इस बकरी के बदले में क्या करेगा, यहाँ से इसके द्वारा फल प्राप्त किए जाएंगे। और ये महिला क्या करेगी, फल देने के बदले में इसके द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पे इस बकरी को प्राप्त किया जाएगा, इस गोट को लिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये किसमें आएगा, आपका में मोड ऑफ एक्सचेंज का पार्ट हो जाता है। किसका पार्ट हो जाता है आपका, ये मोड ऑफ एक्सचेंज का आपका ये पार्ट हो जाता है। तो जो बैंकिंग की जो अवधारणा लाई गई थी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो बैंक था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, क्या आएगा इसके अंदर, ये आपका मोड ऑफ एक्सचेंज का पार्ट आपका ये हो जाएगा। मोड ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या करना, किसी एक अन्य व्यक्ति को क्या करना, उसके द्वारा किसी भी प्रकार से धन उसको उसको देना, बदले में क्या करना, उसके द्वारा उसके जो भी सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज उसके द्वारा प्राप्त करना है। आज की डेट में वर्तमान सिनेरियो में आपने देखा भी होगा, आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान के ऊपर एक आप जब जाते हो, तब आपके द्वारा एक सर्टेन अमाउंट के अंदर एक फिक्स क्या होता है, आपके पास में एक अमाउंट होता है। उस अमाउंट को क्या करते हो आप, किसी भी एक जो संस्था होती है, ठीक है, ये जो बैंक होते हैं, बैंक की जो एक संस्था होती है, संस्था जो होती है आपके यहाँ पे कानूनी रूप से इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं आपके यहाँ पे बैंक के रूप में भी कर सकते, उसके बैंक के रूप में भी हम उसको कह सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कानूनी रूप से आपके यहाँ पे बाई लॉ जो एक आपके यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिशमेंट किया गया है, वहां पे क्या किया जाएगा, आपके द्वारा एक सर्टेन अमाउंट के अंदर या एक फिक्स अमाउंट के अंदर आपके द्वारा वहां पे डिपॉजिट करवाने का काम किया जाएगा। जैसे ही अपने द्वारा यहाँ पे जब डिपॉजिट्स यहाँ पे करवाई जाती है, डिपॉजिट्स अपन देते हैं, तो उसके बदले में क्या मिलता है अपने को, यहाँ पे इंटरेस्ट प्राप्त होता है। वो इंटरेस्ट कितना हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम इंटरेस्ट अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है। परंतु उसके अंदर सिक्योरिटी क्या रहती है, अपने द्वारा जो कुछ भी अपने द्वारा उसको जो यहाँ पे डिपॉजिट्स दी गई है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए या अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है उनको उसके अंदर वहां पे जमा करने का काम किया जाएगा, उनको उन डिपॉजिट्स को वहां पे रखने का काम किया जाएगा। अभी जब ये डिपॉजिट्स वहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब यहाँ पे रखी जाएंगी, तो ये क्या हो सकती है आपके यहाँ पे करंट बेस भी हो सकती है आपकी ये, और ये सेविंग अकाउंट के रूप में भी हो सकती है। दोनों अकाउंट्स के अंदर आपके यहाँ पे हो सकती है, करंट अकाउंट के रूप में भी हो सकती है, और ये सेविंग अकाउंट के अंदर भी क्या किया जा सकता है, इन डिपॉजिट्स को रखने का कार्य किया जा सकता है। तो ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आपके द्वारा क्या दिया गया, एक सर्टेन अमाउंट के अंदर आपके द्वारा कोई भी एक धन दिया गया है, आपके द्वारा मनी दी गई है, उसके बदले में क्या प्राप्त हो, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट प्राप्त होता है, आपको यहाँ पे ब्याज प्राप्त होता है। तो ये किसका पार्ट हो जाता है, आपका हमें मोड ऑफ एक्सचेंज का पार्ट होता है। तो जब प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम पीरियड में, उस समय मनी जो आपके यहाँ पे जो थी, आपकी जो करेंसी थी, करेंसी क्या नहीं थी आपके यहाँ पे रेगुलेशन
करेंसी क्या रही थी आपके यहाँ प्रॉपर रूप से रेगुलेट नहीं की गई थी। जब करेंसी प्रॉपर रूप से रेगुलेट नहीं थी, तब ऐसी स्थिति में क्या किया गया था, वहां पे मोड ऑफ एक्सचेंज को यूटिलाइज किया जाता था। तो वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान, ठीक है ना, गुड्स टू क्या हो जाए आपके, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। और या क्या होता था, वस्तु के बदले में क्या होता था, इसके द्वारा किसी और अन्य प्रकार का, ठीक है, एक तरफ से क्या ली गई, अपने द्वारा वस्तु ली गई, उसके बदले में क्या दिया अपने द्वारा पे जो खाद्यान्न जो वस्तु जो होती थी, वो खाद्यान्न वस्तु देने का कार्य किया जाता था। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई कि जो बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो किस प्रकार से लाया गया था। तो आप इसके बारे में कह सकते हो ये जो बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट था आपके यहाँ पे मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसको लाने का काम किया गया था। इसके बदले में वर्तमान सिनेरियो में क्या होता है, आपका हमें करेंसी दी जाती है, करेंसी के बदले में क्या होता है, अपने को इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और जब प्राचीन काल था, जो आपका एंशिएंट टाइम पीरियड था, वहां पे किसी प्रकार की कोई एक वस्तु दी गई थी, उस वस्तु के बदले में क्या होता था, वहां पे वस्तु प्राप्त की जाती थी। ठीक है, या कोई एक वस्तु दे दी गई, उसके बदले में कि किसी प्रकार का खाद्यान्न जो पदार्थ होता था, जो आपके यहाँ पे ऐसा कोई भी फूड्स की जो वस्तु है जो अपने को वहां पे क्या होती थी, प्राप्त होती थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो बैंक है ये आपके समझ में आ गया होगा कि बैंक की अवधारणा क्या थी। बैंक की अवधारणा आपकी आ जाएगी मोड ऑफ एक्सचेंज आ जाएगी। यदि हिंदी में इसको हम कहें तो क्या आ जाएगा आपका, विनिमय का माध्यम ही आपका हो जाएगा। किसका माध्यम हो जाएगा, ये विनिमय का माध्यम आपके सामने यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोड ऑफ बैंकिंग क्या है, मोड ऑफ एक्सचेंज क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं ये जो के बारे में जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, कॉन्सेप्ट के बारे में आगे हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा था, किस प्रकार से बैंकों की जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि थी उसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड के बारे में यदि हम जाने तो उससे पहले हम चर्चा इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्राचीन काल था आपका, तो प्राचीन काल के दौरान, ठीक है, प्राचीन काल के दौरान कि किस प्रकार से लोगों के द्वारा उनके पास में जो कुछ भी सेविंग्स होती थी, किसी प्रकार से कोई वस्तु है, वस्तुओं के बदले में जो अनेक प्रकार के, जो जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की थी भाई, इसके बदले में क्या हो गया कि भाई आपके द्वारा क्या अधिक कोई एक वस्तु दी गई, वस्तु के बदले में क्या कर देगा, वहां पे वस्तु प्राप्त करने का काम कर देगा। परंतु उसके बाद में क्या होता है, जैसे समय आगे बढ़ते गए उसके बाद में कुछ नए नए जो राजा थे वो राजा आते गए, राजाओं के द्वारा नई नई जो करेंसीज थी अपनी जो उनके जो भी उन राजाओं के द्वारा अपनी अपनी करेंसी चलाने का काम किया जाने लग गया। जब राजा के द्वारा अपनी करेंसी चलाने का कार्य किया जाने लगा है तो वहां पे लोगों के द्वारा ये सेविंग के रूप में भी मान सकते हो आप, यहाँ पे सेविंग के रूप में उस करेंसी को रखने का कार्य किया जाने लगा है। ठीक है, तो वहां पे करेंसी को, वो जो करेंसी होती थी, इस करेंसी को सेविंग के रूप में वहां पे यूटिलाइज किया जाने लगा है। अब ये जो करेंसी वहां पे यूटिलाइज किया जा रहा है तो उसके लिए जो समय समय के अनुसार किस प्रकार से कौन कौन से उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, किस प्रकार से कौन कौन से उनके लिए जो व्यवस्था करने का कार्य किया गया था, जो किस प्रकार की कौन कौन सी समय समय के अनुसार कौन कौन सी व्यवस्था करने का काम किया गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड बनाया गया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को किस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया गया था, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज जो थी उन एक्टिविटीज को वहां पे यूटिलाइज करने का काम किया गया था। जैसे कि जो मौर्य काल आया था, मौर्य काल में किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया गया था। मौर्य काल के बाद में जो मुगल काल आया था, मुगल काल के अंदर किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम जो था उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया था। तो हर एक सिस्टम के आधार पर किस प्रकार से जो ये जो बैंक जो हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड था, बैंकों का जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था उसको किस प्रकार से तैयार करने का काम किया गया था, उसके बारे में हम देखिए जानने का प्रयास करते हैं। जो मौर्य काल के बारे में बात की जाए तो मौर्य काल के समय क्या होता था कि भाई किसी भी एक प्रकार के व्यक्ति के पास जो मौर्य काल के समय यदि हम देखें तो चाणक्य की जो पुस्तक आई थी, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आई थी, उस अर्थशास्त्र के अंदर भी क्या किया गया था, किसी भी एक राज्य की किसी भी एक राज्य की, ठीक है, चाणक्य की जो पुस्तक थी, जो उसकी बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें भी एक बात क्लियरली रूप से मेंशन किया गया था कि यदि किसी भी राज्य के अंदर, यदि किसी भी स्टेट के अंदर यदि उसकी करेंसी को यदि प्रॉपर रूप से रेगुलेट किया जा रहा है, उसका मोड ऑफ एक्सचेंज यदि
प्रॉपर रूप से इसको काम में लिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर उस राज्य के अंदर उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रहेंगी, बेहतर रहेंगी। यही जो रूल था, यही जो बात थी, उस बात को मुगल काल के अंदर भी क्या किया था, अकबर के समय फॉलो करने का काम किया गया था। तो अकबर के टाइम पीरियड के अंदर वहां पे क्या किया था, वहां पे ठीक है, अकबर के जो टाइम पीरियड था मुगल काल के दौरान, उसमें भी क्या किया गया था, अभी जो जितने भी जो उसके पास में ट्रेजरी का जो काम होता था, उस ट्रेजरी को कार्य, इस ट्रेजरी के कार्य को प्रॉपर रूप से रेगुलेट करने का कार्य किया जाने लग गया था। तो जो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में यदि हम बात करें बैंकों के अंदर, तो इसका बैंकों का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, मौर्य काल के बाद में मुगल काल के अंदर भी क्या किया गया था, इसको प्रॉपर रूप से स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया गया था। मुगल काल के समय जैसे ही जहांगीर का समय आता है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही भारत के अंदर आती है, तो उसके द्वारा व्यापार करने के लिए उन लोगों के द्वारा अपने लिए वहां से जो भी उनके पास में जो भी जो करेंसी थी, करेंसी को रेगुलेट करने के लिए जो भी सिस्टम होता था, उस सिस्टम को उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में स्टेब्लिशमेंट करने के बाद धीरे धीरे उसको प्रॉपर रूप से यूटिलाइज करने का कार्य किया जाने लग गया था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद में भारत के अंदर जो बैंकिंग जो स्ट्रक्चर होती है, उसको कुछ नए जो मॉडर्न तरीके से इसको प्रॉपर रूप से इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब जैसे ये कंपनी भारत के अंदर आती है, तो इसके बाद में भारत के अंदर किस प्रकार से इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। तो देखिए बात क्या होती है, सबसे पहले यदि मॉडर्न बैंकिंग की बात की जाए, तो दुनिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर 1117 ईस्वी के अंदर क्या होता है, इटली के अंदर क्या की जाती है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करने का काम किया जाता है। इटली का एक शहर होता है, शहर का नाम क्या होता है, वियना होता है, उसके अंदर वहां पे एक बैंक ऑफ वियना के नाम से इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। कारण क्या होता है, उस समय था कि आपके अभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर करेंसी क्या कर दी गई थी, अलग अलग करेंसी को स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य कर दिया गया था। करेंसी वहां पे प्रॉपर रूप से आम जनमानस में या पब्लिक के अंदर वहां पे यूटिलाइज होना स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे ही करेंसी यदि लोगों के बीच में सर्कुलेट कर दी करेंसी को लोगों के बीच में सर्कुलेट किया जाने लग जाएगा, तो उसके बाद में क्या होता है, वहां पे जो सेविंग्स होती थी लोगों की, सेविंग्स वहां पे बढ़ने लगी। इसलिए लोगों ने क्या किया, एक वहां पे लीगल रूप से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का काम उनके द्वारा शुरू कर दिया गया था। कानून लीगल रूप से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे स्थापित करने का काम कर दिया गया था, और उसके अंदर अपनी सेविंग्स को वहां पे डिपॉजिट करने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था। अब यदि हम बात करें भारत के प्रोस्पेक्टस में, यदि हम बात करें तो भारत के अंदर लगभग 1770 के अंदर क्या होती है, बैंकिंग की शुरुआत करने का काम किया जाता है। और उससे पहले यदि बात करें तो बैंक 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बैंकिंग की स्ट्रक्चर जो होती है, बैंकिंग की जो शुरुआत करने का कार्य कर दिया जाता है। अब आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, जब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे ही अंग्रेज भारत में आए थे, तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या किया था, अपने जितने जो व्यापारी जो ट्रेड सेंटर थे, उनको स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य उनके द्वारा किया जाने लग गया था। अब ट्रेड सेंटर जिस भी राज्य के अंदर स्थापित होंगे, जिस भी स्थान पे स्थापित होंगे, तो वहीं पे क्या हो गया, आपके यहाँ पे जो मॉडर्न बैंकिंग थी, इसकी शुरुआत करने का काम किया जाएगा। तो ये जैसे कल ये बंगाल के अंदर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे, तो उसी समय बंगाल की जो राजधानी थी कलकत्ता थी, तो वहां भी क्या किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की 1770 के अंदर वहां पे स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य कर दिया गया था। तो भारत के अंदर प्रॉपर रूप से यदि देखा जाए, तो मॉडर्न बैंकिंग की जो शुरुआत होती है वो 1770 के अंदर क्या की जाती है, इसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है। अब जब ये शुरुआत की जा रही है, तो वहां पे क्या होती है, कंपनी होती है। कंपनी कौन सी होती है, एक अलेक्जेंडर ग्रुप की कंपनी होती है। इस कंपनी के द्वारा क्या होती है, अलेक्जेंडर ग्रुप की कंपनी होती है। इस कंपनी के द्वारा भारत के अंदर इस मॉडर्न बैंकिंग को क्या कहते हैं, स्टेब्लिशमेंट करने का, इसकी शुरुआत करने का कार्य कर दिया जाता है। ये क्या करती है, भारत के अंदर इस मॉडर्न बैंकिंग को प्रॉपर रूप से स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य इनके द्वारा शुरुआत हो जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। 1770 के अंदर होता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, यहाँ पे ट्रेड जो होता है, इनके साथ में ट्रेड बढ़ता रहता है। ट्रेड बढ़ने के बाद में क्या होता है, जो नई नई जो प्रेसिडेंसी होती है, उन प्रेसिडेंसी को स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य किया जाने लग जाता है। अब जैसे जैसे ये प्रेसिडेंसी है यहाँ पे स्थापित करने का काम किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो ट्रेड सेंटर होंगे उनको स्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया जाने लग जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अब जैसे ही प्रेसिडेंसी स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता था, उस समय कुल 3 प्रेसिडेंसियों को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया गया था। एक प्रेसिडेंसी कौन कौन सी हो गई थी, आपके यहाँ पे कल बंगाल में हो गई थी। सेकंड कौन सी आ गई थी, आपके यहाँ पे बॉम्बे के अंदर आ गई थी, मुंबई में आ गई थी। और थर्ड प्रेसिडेंसी कहाँ जाती है, आपके यहाँ पे मद्रास के अंदर क्या किया था, थर्ड प्रेसिडेंसी को स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य कर दिया जाता है। इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों में क्या किया था, भारत के अंदर बैंकिंग जो स्ट्रक्चर थी या जो बैंक थी, इन बैंकों को स्टेब्लिशमेंट करने का काम यहाँ पे किया
जाता है। ठीक है। अब जब यहाँ पे इनको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है तो बंगाल के अंदर जो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था इसको 1806 के अंदर, तब 1806 के अंदर इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। उसके बाद में बॉम्बे के अंदर कब होता है आपका 1840 के अंदर इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। मद्रास के अंदर 1843 के अंदर क्या होता है, इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल जो स्टार्टिंग के अंदर जो आपके यहाँ पे जो पहला जो बैंक ऑफ जो आपका हिंदुस्तान बनाया गया था कलकत्ता के अंदर बनाया गया था, और उसके बाद में यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी बैंक को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। वो कौन कौन से हो जाते हैं आपके, बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, और कौन सा होगा आपका मद्रास हो गया। यहाँ पे इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को स्थापित करने का कार्य किया जाता है। अब जैसे ही इन तीनों के द्वारा प्रेसिडेंसी बैंक स्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपका नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है पूरा पूरा यहाँ पे क्या था, वेकेंट था। कारण क्या था कि जैसे ही आपके यहाँ पे 1843 के बाद में क्या होता है, 1857 के अंदर जो 1857 की जो रेवोल्यूशन होती है उसके बाद में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा अधिकार किसके पास चला जाता है, ये जो ब्रिटिश सरकार होती है इस ब्रिटिश सरकार के पास में पूरा अधिकार चला जाता है। अब जैसे ही ब्रिटिश सरकार के पास में अधिकार जाता है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनी कैपिटल काम रहते दिल्ली के अंदर अपनी कैपिटल को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। और जैसे ही इनके द्वारा दिल्ली के अंदर अपनी कैपिटल को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है तो उसके बाद में यहाँ पे नियर बाई क्या होता है, इलाहाबाद के अंदर जो वर्तमान में प्रयागराज के अंदर 1865 के अंदर क्या होता है, कमर्शियल बैंक की स्थापना करने का काम कर दिया जाता है। तो ये जो इलाहाबाद कमर्शियल बैंक की स्थापना करने का कार्य किया जाता है या प्रयागराज कमर्शियल बैंक की स्थापना करने का काम किया जाता है, ये क्या होता है, भारत का या भारत का फर्स्ट क्या होता है कमर्शियल बैंक होता है जिसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अब ये जब बैंक स्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, इस बैंक के अंदर जितने भी जो पार्टनर्स थे सारे के सारे फॉरेन के थे, यूरोपियन कंट्रीज के थे। तो इसके अंदर इंडियंस का किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर कोई भी भूमिका नहीं थी, इसके अंदर एक्टिव रूप से इनके द्वारा पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं किया गया था। 1865 के बाद में 1883 के अंदर यहाँ पे अवध के अंदर एक दूसरा कमर्शियल बैंक बनाया जाता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है, ये जो अवध कमर्शियल बैंक बनाया जा रहा है इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम इंडियन जो बिजनेसमैन लोग थे उस समय के जो लोग थे या देशी रियासतों के जो लोग थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस अवध कमर्शियल बैंक को स्थापित करने का काम किया जाता है। तो ध्यान रखना, दो कमर्शियल बैंक आपके सामने आते हैं। 1865 के अंदर होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है आपका यहाँ पे 1865 के अंदर आपका यहाँ पे इलाहाबाद कमर्शियल बैंक हो जाता है। और सेकंड कौन सा आ जाता है आपका यहाँ पे 1883 के अंदर ये अवध कमर्शियल बैंक की स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। अब जैसे ही ये 1883 के अंदर अवध कमर्शियल बैंक स्टेब्लिशमेंट हो जाता है, उसके बाद में जब यहाँ पे यहाँ तक ये चीजें आपके सामने पूरी घटनाक्रम में इसके अंदर ये बन जाती है। अब 1883 के बाद में क्या होता है आपके यहाँ पे, ये जो पूरा पूरा जो इधर वाला जो पार्ट होता है पूरा पूरा ये आपके सामने आता है। नॉर्थ इंडिया का जो पाकिस्तान वाला जो पार्ट होता है, इधर भी क्या होता है अनेक प्रकार की जो जो रिवर्स जा रही थी, रिवर्स के ऊपर अनेक प्रकार की जो फसलों का जो जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी उसके आधार पे लोगों के पास में काफी अच्छी खासी जो सेविंग्स हो रही थी। ठीक है। इसलिए क्या किया था 1893 के अंदर पंजाब के अंदर 1893 के अंदर पंजाब के अंदर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, लाला लाजपत राय के द्वारा इस बैंक को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट बैंक हो जाएगा जिसको भारतीय के द्वारा इंडियन के द्वारा क्या होता है स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य किया जाता है। 1893 के अंदर पीएनबी के अंदर इसको स्थापित करने का पंजाब लाहौर के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पे स्टेब्लिशमेंट किया था, लाहौर के अंदर इसको स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य किया जाता है। 1893 के अंदर इसको स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य किया जाता है। अब जैसे ही 1893 के अंदर ये बैंक स्टेब्लिशमेंट हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिश सरकार की कुछ ऐसी नीतियां होती हैं, वो नीतियां क्या करती है भारतीय लोगों को स्वदेशी के अंदर आपके यहाँ पे या सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ उन लोगों को धीरे धीरे बढ़ाने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। अब जैसे ही वो जो पॉलिसीज बनती है उन पॉलिसीज की वजह से क्या होता है, इंडियंस जो होते हैं आपके यहाँ पे जो स्वदेशी की तरफ क्या होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और अनेक प्रकार के स्वदेशी मूवमेंट्स क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन्हीं स्वदेशी मूवमेंट्स के स्टार्ट होने के कारण, ठीक है, इन्हीं स्वदेशी मूवमेंट्स के स्टार्ट होने के कारण 1906 के अंदर बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने का काम किया जाता है। बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1906 के अंदर। 1911 के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है और 1919 के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। यह जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है ये महात्मा गांधी के द्वारा क्या होता है इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। एकमात्र ऐसा बैंक होता है जिसको महात्मा गांधी के द्वारा स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है जिसको जिसको महात्मा गांधी के द्वारा स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है इसके अंदर इन्वेस्टर और इसके अंदर आपके यहाँ पे जितने भी जो रेगुलेटर होंगे वो सारे के सारे कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, इन्वेस्टर भी हो गए आपके ये
और कौन से हो गया, ये आपके रेगुलेटर भी आ गए। ये सभी के सभी कौन होते हैं आपके यहाँ पे, ये होते हैं इंडियंस होते हैं। इन्हीं इंडियंस के द्वारा क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिशमेंट करने का काम और इसको रेगुलेट करने का काम इन्हीं के माध्यम से पूरा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात होगी, इसके अलावा 1906 से लेकर के 906 से लेकर के 1913 के बीच में, जैसे हमने बात की थी स्वदेशी मूवमेंट्स के बारे में बात की थी, तो इस दौरान आपके अनेक प्रकार के जो बैंक्स होते हैं, बैंकों को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ मैसूर हो गया, केनरा बैंक हो गया, ये सारे के सारे जो बैंक होते हैं, ये स्वदेशी मूवमेंट्स के जो आस पास का जो टाइम पीरियड होता है इसके ठीक है, इसके लमसम का जो टाइम पीरियड होता है उसी समय इनको एस्टेब्लिशमेंट करने का कार्य किया जाता है। जैसे 1919 के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, 1919 के एक्ट के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर रूप से रेगुलेट करने के लिए क्या लाना चाहिए, इनके द्वारा एक बैंकिंग जो रूल्स होते हैं उनके द्वारा, जो 1919 के जो मॉन्टेग्यू चार्म्स कोड अधिनियम होता है उसके बाद में इसको लाने का कार्य किया जाता है। अब जैसे ये जो रूल्स लाने का काम होता है, तो उसके बाद में सबसे 1921 के अंदर क्या होता है, ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे 1806 में, 1840 में और 1843 के अंदर, इन तीनों बैंकों को, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके क्या बना दिया था आपके यहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको इसके रूप में आपके यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने का कार्य कर दिया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये बंगाल आ गया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया, ये कौन सा आ गया आपका बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ क्या आ गया बॉम्बे आ गया, और ये क्या आ गया आपका बैंक ऑफ मद्रास हो गया। इनके रूप में इनको यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट करने हैं। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के मर्ज करने के बाद में क्या होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को इसको स्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। इंपीरियल का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, स्टेट का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे राज्य हो गया। इंपीरियल का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, स्टेट का मतलब क्या होगा आपका ये राज्य हो गया। तो 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिशमेंट करने का कार्य कर दिया जाता है। जैसे ही 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिशमेंट हो जाता है, उसके बाद में भारतीय लोगों को लगता है कि क्यों ना भी अपने द्वारा भी एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम भी क्या कर सकें, अपनी व्यवस्था को प्रॉपर रूप से इसको रेगुलेट करने का काम कर सके। ठीक है, तो इन इंडियंस के द्वारा बार बार जो कांग्रेस पार्टी होती है उसमें, उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको प्रॉपर रूप से रेगुलेट करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए, उनके द्वारा प्रॉपर जो बैंकिंग के जो रूल्स होते हैं उनको बनाने का काम करने के लिए उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। और प्रेशराइज करने के बाद, करने के कारण क्या होता है, 1926 के अंदर क्या होता है, एक हिल्टन यंग आयोग को स्टेब्लिशमेंट करने का काम होता है आपका यहाँ पे। हिल्टन यंग आयोग आपका यहाँ पे कमीशन बनाया जाता है 1926 के अंदर। इसका दूसरा नेम क्या होता है, इसको रॉयल कमीशन के रूप में इसको जाना जाता है। किसके रूप में, रॉयल कमीशन के रूप में इसको जानने का काम किया जाता है। कब की बात हो गई है, 1926 के अंदर आपके यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज होती है, ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटित होती है। ठीक है, ऐसा ये इवेंट होता है। अब जैसे ही हिल्टन यंग कमीशन को बनाया जाता है, तो हिल्टन यंग कमीशन बनाने के बाद में क्या होता है, इसकी रिपोर्ट के आधार पे क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक को यहाँ पे, एक सेंट्रल बैंक को स्टेब्लिशमेंट करने के लिए इसकी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की जाती है कि भाई भारत के अंदर क्या होना चाहिए, भारत के अंदर जो बैंकिंग जो एक्टिविटीज है इसको रेगुलेट करने के लिए और इनके लिए यहाँ पे लो बनाने के लिए, एथिक्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाना चाहिए। तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे क्या होता है कि 1934 के अंदर आरबीआई को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम, जो 1934 के अंदर आरबीआई को एस्टेब्लिशमेंट करने का जो एक्ट होता है उसको लाने का काम किया जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम कर दिया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एस्टेब्लिशमेंट करने का कार्य कर दिया जाता है। जैसे ही 1935 के अंदर आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, हमने पहले बात की जितनी बैंकिंग एक्टिविटीज का मुख्य केंद्र कौन सा था, कोलकाता होता है। तो 1935 के अंदर इसका आरबीआई का जो हेडक्वार्टर होता है उसको कलकत्ता के अंदर वहां पे स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। 1937 के अंदर क्या होता है, वहां पे कलकत्ता से इसको शिफ्ट करके 1937 के अंदर इसे मुंबई ले आया जाया करता है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी जो ट्रेड होते हैं वो ट्रेड कहाँ से होते थे, अरब सागर से। वो जितने विभिन्न प्रकार के जो ट्रेड होते थे उन ट्रेड को कंप्लीट करने का काम किया जाता था। तो 19 क्या होता है आपका 37 के अंदर, 1937 के अंदर, 1937 के अंदर कलकत्ता से जो कैपिटल होती है वो कहाँ जाती है, मुंबई को अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको शिफ्ट करने का काम कर दिया जाता है। तो कैपिटल कहाँ गया आपकी, कलकत्ता से कहाँ पे शिफ्ट कर दी गई, मुंबई के अंदर इस कैपिटल को शिफ्ट करने का कार्य कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे प्रॉपर रूप से आरबीआई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितने भी जो बाकी और जो बैंक थे पहले एज ए प्राइवेट सेक्टर के रूप, प्राइवेट प्लेयर के रूप में इनको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे क्या होता है, देश को आजादी मिलती गई उसके बाद में बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है उसको नेशनलाइजेशन को पूरा करने का कार्य किया जाने लग गया था। अब जब नेशनलाइजेशन करने का काम कर दिया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कार्य आपका यहाँ पे किया जाने
लगाया था। इसी कड़ी में क्या होता है 1955 के अंदर एक गोरेवाला कमेटी को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, एक गोरेवाला कमेटी बनाई जाती है। उससे पहले हम छोटा सा एक पॉइंट है जो बीच में मिस कर गए, इस पॉइंट के ऊपर यदि हम डिस्कस करें तो जैसे बैंकों के नेशनलाइजेशन के बारे में बात करी तो आपके क्या आ जाएगा 1 जनवरी 1949 को फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे आरबीआई का क्या होता है नेशनलाइजेशन करने का काम किया जाता है। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को लाने का काम किया जाता है। इस रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से क्या होता है 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को सेंट्रल बैंक के रूप में स्टेब्लिशमेंट करने का काम कर दिया जाता है। आरबीआई किसके रूप में काम करती है, सेंट्रल बैंक के रूप में इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम कर दिया जाता है। और जब तक आरबीआई सेंट्रल बैंक के रूप में स्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता है उससे पहले तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, यहां तक का पॉइंट होगा क्लियर। ठीक है, अब जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होगा आपका गोरेवाला कमेटी होगी, गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार में 1955 के अंदर इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम कर दिया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है, उसके माध्यम से आरबीआई को आपके यहाँ पे नेशनलाइजेशन करने का कार्य कर दिया जाता है। 1955 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलिए क्या कर दिया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। क्या नाम रख दिया था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम रख दिया जाता है। हमें कुछ टाइम पहले हमने बात की थी इंपीरियल का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, इसका नाम क्या था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसको स्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अनेक प्रकार की जो बैंकिंग जो एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटीज आपके यहाँ पे चलती रहती है। उसके बाद सबसे बड़ा जो नेशनलाइजेशन जो बैंकों करने का काम होता है वो कब होता है आपका 1969 के अंदर टोटल 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का कार्य कर दिया जाता है। ये बैंकों का नेशनलाइजेशन हो जाता है, कब हो जाता है 1969 के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का कार्य कर दिया जाता है। उस समय जो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कौन होते हैं, मोरारजी देसाई क्या होते हैं, उस समय सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मोरारजी देसाई के आगे, उस समय सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आगे। बात की जाए आपके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा यदि हम बात करें उस समय आरबीआई गवर्नर के रूप में बात करें तो आपके यहाँ पे आरबीआई गवर्नर होते हैं एलके झा क्या होते हैं आरबीआई गवर्नर होते हैं। ठीक है, उनके ये होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन होती है, फिर आपके यहाँ इंदिरा गांधी क्या बनाई जाती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होती है। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है आपके यहाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया जाता है। इसका जो अपोज करने का काम मोरारजी देसाई के द्वारा किया जाता है, तो उसके बाद मोरारजी देसाई के द्वारा कांग्रेस पार्टी से फाइनेंस मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है उस पोस्ट से उनके द्वारा रिजाइन करने का काम कर दिया जाता है। सेकेंड टाइम जो आपका यहाँ पे जो बैंकों का जो नेशनलाइजेशन करने का काम किया था वो टोटल 1980 के अंदर 1980 के अंदर टोटल कितने होते हैं आपके यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का या नेशनलाइजेशन करने का काम किया जाता है। 6 बैंकों का टोटल आपके यहाँ पे नेशनलाइजेशन होता है। कब की बात होगी 1980 के अंदर इन 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का काम किया जाता है। यदि देखा जाए तो मोटे रूप से केवल अभी तक केवल 2 ही ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं तब बैंकों का क्या किया गया बड़े स्तर के ऊपर नेशनलाइजेशन करने का काम किया गया, वरना इससे पहले कभी भी बैंकों का इतने बड़े स्तर के ऊपर नेशनलाइजेशन करने का काम नहीं किया जा गया है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, राष्ट्रीयकरण के बारे में बात कर ली, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमने बात की थी कि आरबीआई को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। तो आरबीआई के स्टेब्लिशमेंट करने के बाद में क्या होता है आरबीआई प्रॉपर रूप से एज ए सेंट्रल बैंक के रूप में अपनी फंक्शनिंग को आरबीआई के द्वारा एज ए सेंट्रल बैंक के रूप में अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट करने का काम कर दिया था। आरबीआई के द्वारा अपनी फंक्शनिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब जैसे इसकी फंक्शनिंग वहां पे स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है तो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान लाया जाता है, सेकंड 5 ईयर जो प्लान लाने का काम किया जाता है उस सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या होता है, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ठीक है सेकंड 5 ईयर जो प्लान लाया जाता है उसके अंदर आपके यहाँ पे औद्योगिकरण के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा या औद्योगिकरण बढ़ेगा उसके बाद में क्या होती है आपके यहाँ पे बाकी अन्य प्रकार की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट क्या होती है वहां पे अपन आप चली जाती है। ठीक है, तो इनका क्या होने लगा था आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब इस कॉस्ट जैसे अपर होगी तो इसके लिए क्या होना चाहिए एक सब्सिडरी संस्था के रूप में इंस्टीट्यूट के रूप में आरबीआई के एक सब्सिडरी इंस्टीट्यूट के रूप में वहां पे ठीक है आईडीबीआई की स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया था। इसकी सब्सिडरी रूप से आपके यहाँ पे सब्सिडरी बैंक के रूप में आईडीबीआई को स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया था। तो इसका नाम क्या रख दिया था आपके यहाँ पे ठीक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखने का काम कर दिया जाता है। आईडीबीआई को इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया जाता है। अभी 19 इसको जब स्टेब्लिशमेंट किया था आईडीबीआई को 1964 के अंदर इसको स्टेब्लिशमेंट किया था। 1975 के अंदर इस आईडीबीआई को आरबीआई से अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, आरबीआई और आईडीबीआई होती है उन दोनों को अलग अलग स्कूल ठीक है आरबीआई और जो आईडीबीआई होती है उन दोनों को क्या कर देता है आपका अलग अलग कर देता है।
आईडीबीआई का जो मुख्य फोकस होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर होता है, और आरबीआई का जो होता है मुख्य फोकस किसके ऊपर होता है, सेंट्रल बैंक के रूप में इसके द्वारा काम किया जाता है। ये जो जितने जो विभिन्न प्रकार जो बैंक होते हैं उनके लिए रेगुलेशन करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की बात ठीक है। तो अभी तक के भी इस सेशन के अंदर हमने किसके बारे में बात की, बैंकिंग के बारे में बात की। बैंकिंग किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मोड ऑफ एक्सचेंज का पार्ट जो होता है वो किस में आ जाता है, बैंकिंग में आ जाता है। ठीक है, अब पहले जो एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर क्या होता था कि आपके यहाँ पे वस्तु के बदले में वस्तु प्राप्त होती थी, परंतु वर्तमान का जो सिनेरियो आपके यहाँ पे चेंज हो गया। इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है, आपके द्वारा किसी प्रकार की करेंसी दी जाती है, इस करेंसी के बदले में आपके द्वारा वहां पे इंटरेस्ट को आपके उसको बदले में आपको वहां पे इंटरेस्ट प्राप्त होता है। या अलग अलग प्रकार की जितनी जो आपके यहाँ जो बैंकिंग जो होती है उन बैंकों के द्वारा ये कार्य आपके यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ बैंक के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद में हमने बात की इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की। इसके बाद में हमने बात की इसके बारे में ये मॉडर्न जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात की, किस प्रकार से कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। उसके बाद में हमने बात की इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात की, कैसे कैसे इसको स्टेब्लिशमेंट करने का काम किया गया है और कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके लिए पूरी की गई है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिससे प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से इसको आपको रन करने का काम किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी बैंकों के राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन के बारे में बात की थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और कहाँ और किस प्रकार से करने का काम किया गया, अभी तक कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने केवल क्या किया, इसके बारे में बैंकों के बारे में एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम अपने द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें यदि किसी प्रकार को डाउट रहा हो तो उसके बारे में आप जरूर से बता सकते हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।